Very good morning to everyone. So, shall we start? Good morning, guys. Are you there? Are you awake? उठ जाइए, चलिए जल्दी से. Okay. So, we are going to start today with hierarchical page tables, or we can say that hierarchical paging. As I told you in the last session, that paging is a concept we are using in non-contiguous memory allocation. Paging, first technique we are using in non-contiguous memory allocation is paging. तो पेजिंग का कॉन्सेप्ट हमें पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि पेजिंग में क्या होते हैं. पेजेस होते हैं और फ्रेम्स होते हैं. हम अपने पेजेस को फ्रेम्स में स्पेस एलोकेट करते हैं और उसके लिए हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसे हम पेज टेबल बोलते हैं, राइट. तो पेज टेबल को बार बार एक्सेस करने से हमारे मेमोरी का जो एक्सेस टाइम था, वो मतलब हमारे सिस्टम का जो एक्सेस टाइम था वो इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ हार्डवेयर सपोर्ट्स हैं, कुछ वेरिएशंस ऑफ पेजिंग जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल है. जिसमें से फर्स्ट वेरिएशन ऑफ पेजिंग हमने डिस्कस किया था, दैट वाज टीएलबी, राइट. तो टीएलबी यूज करके हम कैसे पेजिंग में टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, राइट. एंड हाउ यू कैन फाइंड आउट द इफेक्टिव एक्सेस टाइम ऑफ एनी पेज, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया टीएलबी के बारे में. टीएलबी काम कैसे करता है, किसी भी लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में जब ट्रांसलेट करते हो तो व्हाट विल बी द रोल ऑफ टीएलबी इन दैट, राइट. And we also look on these some of the numericals, that how you will calculate the effective access time for any page or any data available in the memory. That is when we talk about TLBs or not talk about TLBs. Also in your main memory, we also find out the effective access time. Right? That was the first solution we have discussed. That is the first support we have discussed. Now the second one is the hierarchical paging. The second thing that we are going to continue today, that is hierarchical paging. अब ये hierarchical paging बोले या hierarchical page tables बोले, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम page tables की hierarchy create करेंगे. क्या करेंगे? पेज टेबल्स की हायरार्की क्रिएट करेंगे. देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हायरार्किकल पेज टेबल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पर. हम क्या करते हैं, हम अपने पेजेस को, मेरे पास एक स्टोरेज है दैट इज मेमोरी, मेन मेमोरी, ठीक है. इसमें क्या है, मल्टीपल फ्रेम्स हैं. सॉरी, यस, यू आर हैविंग अ मल्टीपल फ्रेम्स इन योर मेन मेमोरी. अब हमें पता है कि मेरा कोई भी प्रोसेस P1 है और उसमें अगर 3 पेज हैं, फॉर एग्जांपल P1 प्रोसेस इज हैविंग पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3, तो इस प्रोसेस के पेजेस को मैंने कहीं ना कहीं फ्रेम में, किसी न किसी फ्रेम में स्टोर किया होगा, और उस फ्रेम में स्टोर करने के लिए मैंने इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी बनाया होगा, पेज टेबल, जिसमें मैंने पेज नंबर के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम नंबर भी मेंशन किया होगा. फॉर एग्जांपल 1 को मैं फ्रेम नंबर 2 में रख रही हूँ, 2 को मैं फ्रेम नंबर 10 में रख रही हूँ, एंड 3 को मैं फ्रेम नंबर 13 में रख रही हूँ. So randomly, whatever the space allocation has been allocated as per the page I had mentioned in the page table. And one more thing I told you, that page table is also a data structure we placed in main memory. If you remember the concept, याद करो मैंने क्या बताया था कि पेज टेबल भी हम कहाँ प्लेस करते हैं, मेन मेमोरी में. हम पेज टेबल्स को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर नहीं करते हैं, हम पेज टेबल्स को भी मेन मेमोरी में ही स्टोर करते हैं. और इससे मैंने एक डिस्कशन भी किया था, अगर आप लोगों को याद हो कि ऐसा क्यों, तो यू कैन रिकॉल द कॉन्सेप्ट. तो हम बेसिकली इस पेज टेबल को भी कहाँ स्टोर करते हैं, मेन मेमोरी में. अब जो मेन मेमोरी है उसका स्टोरेज यूनिट क्या है, एक तरह से फ्रेम, राइट.
आप कोई भी चीज स्टोर करोगे तो हम किसमें स्टोर करेंगे, फ्रेम्स की फॉर्म में। मीन्स आई हैव डिवाइडेड अ ब्लॉक, a big box into some small partitions, and that is what I am saying here is a frame. अब मेन मेमोरी का कुछ पार्टीशन, कुछ पार्ट तो मैं ओएस के लिए रिजर्व कर देती हूँ, और जो बाकी पार्ट्स है उसको फ्रेम्स में डिवाइड करके अब मैं पेजेस को उसमें मेमोरी एलोकेट करती हूँ। दिस वाज द अप्रोच वी वर फॉलोइंग इन पेजिंग, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मतलब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हिरारिकल पेज टेबल, उसके लिए बता रही हूँ। पहले क्वेश्चन समझो कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। अब मेरा फ्रेम का साइज है फॉर एग्जाम्पल 4 KB का, right? I'm having a frame of size 4 KB each. Now, if a page table is having a size of 1 MB, or maybe 1 MB तो छोड़ो, if a page table is having a size of 10 KB, तो अगर मैं पेज टेबल को भी मेन मेमोरी में स्टोर करूंगी तो पेज टेबल को किसी एक फ्रेम में स्टोर करूंगी। अगर पेज टेबल का साइज मेरा 3 KB या फिर मेरा 1 KB हो जाता है, 1 KB है, तो क्या कर सकती हूँ मैं, एक पेज टेबल को एक फ्रेम में स्टोर कर सकती हूँ इजिली, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट कैन बी सेटल डाउन इनटू वन फ्रेम। बट इफ द साइज ऑफ द पेज टेबल इज मोर देन द साइज ऑफ अ फ्रेम, एट दैट टाइम व्हाट वी विल डू, मेरे पास तो फ्रेम, अब देखो, अब आपका पेज टेबल कुछ प्रिविलेज्ड तो है नहीं कि उसको जितना भी स्पेस चाहिए मैं सब दूंगी फ्रेम से ज्यादा। मतलब जैसे मैंने ओएस को एक रिजर्व स्पेस दिया है, ठीक है, फ्रेम्स के अलावा। अब कोई भी डेटा मुझे स्टोर करना है तो मैं फ्रेम्स में स्टोर करती हूँ, चाहे वो पेजेस हो, पेज टेबल्स हो, कुछ भी हो। तो मैंने पेजेस को जैसे डिवाइड किया था कि मैंने एक प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया, और फिर मैं इन पेजेस को फ्रेम्स में स्टोर कर रही हूँ। सिमिलरली जब मैं इन पेजेस को फ्रेम्स में स्टोर करती हूँ तो हर एक प्रोसेस अपना पेज टेबल क्रिएट करता है कि कौन से पेज को कौन से फ्रेम्स में स्टोर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पेज टेबल को भी मेन मेमोरी में स्पेस एलोकेट करते हैं। वी नो दैट पेज टेबल रिजाइड्स इन योर मेन मेमोरी ओनली। So when it resides in your main memory, if the size of a frame is less than the size of page table, तब पेज टेबल के लिए क्या करेंगे हम, इसी तरह से हम पेज टेबल को भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पेज टेबल को भी डिवाइड करते हैं इनटू मल्टीपल पेज टेबल्स, दैट इज कॉल्ड हिरारिकल पेज टेबल्स। अब मैं क्या करूंगी, पेज टेबल्स की हिरारिकी क्रिएट करूंगी। कैसे, यहाँ पर देखो, कितने मिनट, लेट मी, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला कि मेरे पास यहाँ पर मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में कुछ पार्टीशंस है, मेरे पास कुछ ब्लॉक्स हैं, जैसे कि मैं क्या बोलती हूँ, फ्रेम्स। तो बेसिकली मैं इनको फ्रेम्स से ही रेफर करती हूँ। दिस इज योर मेन मेमोरी, दिस इज योर सेकेंडरी मेमोरी, राइट। सेकेंडरी मेमोरी इज हैविंग सम नंबर ऑफ पेजेस इन इट, this is having pages for secondary storage, this is having frames in your main memory। अब आप कभी भी कोई भी प्रोसेस को, अगर मैं प्रोसेस P1 की बात करूं तो उसके लिए मैंने एक पेज टेबल बनाया, ठीक है। पेज टेबल में मेरे पास कुछ प्रोसेसेस के पेज नंबर्स हैं, और प्रोसेस P1 के पेज नंबर्स और प्रोसेस P1 के फ्रेम नंबर्स, मतलब किसी भी पेज को मैंने कहाँ स्टोर किया है। अगर मेरे पास मान लेते हैं कि ये जो पेज टेबल है इसका साइज है 10 KB का, और जो फ्रेम है मेरे पास मेन मेमोरी में इसका साइज है 4 KB का, तो मैं क्या करूंगी, अब पूरा का पूरा पेज टेबल तो एक फ्रेम में मैं नहीं स्टोर कर सकती। अगर मेरा ये जो फ्रेम पेज टेबल का साइज है अगर वो होता 3 KB, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं इसे इजिली स्टोर कर पा रही थी। सिमिलरली अगर आप याद करो, प्रोसेसेस के केस में भी हम यही करते हैं। अगर मेरे पास कोई प्रोसेस P1 है और उसका साइज 4 KB का है, तो मैं डायरेक्टली प्रोसेस P1 को विदाउट पार्टीशनिंग फ्रेम्स में स्टोर कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास प्रोसेस P1 है 10 KB का, तो हम क्या कर रहे थे, मैं उसको पेजेस की फॉर्म में डिवाइड करती हूँ, 4 4 एंड 2, ठीक है, और मैं इन पेजेस को मेन मेमोरी में फ्रेम्स एलोकेट करती हूँ। याद है कॉन्सेप्ट। इसी तरह से हम पेजेस को, किसी भी प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करते हैं फिर स्टोर करते हैं फ्रेम्स में। सिमिलरली अब मैं
पेज टेबल्स के केस में भी यही करने वाली हूँ। इसके केस में पेज टेबल्स के, अब मेरे को पता है कि मेरे पेज टेबल का साइज कितना है 10 KB, जो कि क्या है फ्रेम के साइज से ज्यादा। अब मेरे पास हर एक फ्रेम का साइज क्या है 4 KB। ठीक है, अगर मेरे पास फ्रेम का साइज 4 KB है, देखो एक चीज और मैं यहाँ मेंशन कर दूं, कोई भी मेमोरी में कितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग उसमें कितने पेजेस होंगे, कितने फ्रेम्स होंगे, कितने बिट का डेटा है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंगली मैं फ्रेम का साइज कैसे फाइंड आउट करती हूँ। वो सब बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, दैट इज नॉट एज पर योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, दैट also not includes in your GTU exam point of view. That's why I'm not talking about these detailed concepts here. If you want to know that कैसे हम फ्रेम का साइज फाइंड करते हैं, पेज का साइज फाइंड करते हैं, कितनी मेमोरी है तो कितने फ्रेम्स बनेंगे, वो अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले तो यू कैन टेल मी, आई विल टेक अनदर क्लास फॉर दोज पीपल हु इज इंटरेस्टेड इन दिस। Otherwise it is not included in your syllabus or exam point of view. That's why I'm not discussing that much detailed concept here, right? I'm just telling you how we are doing the things in the system. इतना भी आप पेपर में डिस्कस करोगे, that is more than enough whatever I'm discussing with you. तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर मेरे पास 10 KB का पेज टेबल है। तो अब मेरे को पता है कि मेरे पास एक पार्टीशन मतलब एक फ्रेम का साइज क्या है 4 KB। तो मैं क्या करूंगी, पेज टेबल्स को भी पेजेस की फॉर्म में डिवाइड कर कर मैं एक एक फ्रेम में स्टोर करूंगी। मैंने क्या किया, पेज टेबल को कुछ पेजेस की फॉर्म में मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये जो पहला मान लेते हैं कि इसमें 100 ऑफ या फिर 300 पेजेस थे P1 प्रोसेस में, ठीक है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, मिलियन ऑफ पेजेस भी होते हैं, किसी किसी थाउजेंड ऑफ पेजेस भी होते हैं प्रोसेसेस में। तो मान लेते हैं 300 पेजेस का है प्रोसेस P1। तो मैंने फर्स्ट पेज में 100, फर्स्ट पेज टेबल में, अब देखो बेसिकली ये जो पेज मैंने डिवाइड किया ना, मतलब ये जो डिवाइडेशन की है, दिस इज योर पेज टेबल नंबर 1, दिस इज योर पेज टेबल नंबर 2 एंड दिस इज योर पेज टेबल नंबर 3। ठीक है, पहले पेज में मैंने मान लेते हैं कि मेरे पास 120 पेजेस आ गए हैं, दूसरे में भी मेरे पास 120 पेजेस आ गए हैं, और तीसरे में मेरे पास 60 पेजेस आ गए हैं, राइट? If I am having 300 pages, 240 plus 60, 300, right? तो मेरे पास मैंने क्या किया, तीन पेज टेबल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ साइज ऑफ फ्रेम। मेरा पहला जो पेज टेबल बनेगा उसके अंदर अब रेफरेंस होगा 1 to 120 पेजेस का, मतलब अगर मुझे 1 to 120 पेजेस रेफर करने हैं तो मैं पेज टेबल 1 में रेफर करूंगी। अब मुझे दूसरे पेज टेबल में मेरे पास कौन सा रेफरेंस होगा, 121 से 240 पेजेस का। तो मुझे इसमें से कोई पेज को रेफर करना है तो मैं पेज टेबल 2 रेफर करूंगी, और उसके बाद 240 से 300 पेजेस का रेफरेंस कहाँ होगा, मेरे पेज टेबल 3 में। तो मैंने बेसिकली क्या किया, पेज टेबल्स को भी डिवाइड कर दिया। आपका प्रोसेस का पेज टेबल था उसको मैंने क्या किया, मल्टीपल पेज टेबल्स में डिवाइड किया। अब देखो, अब ये पेज टेबल भी कौन से फ्रेम में पड़ा है ताकि मैं इसका रेफरेंस ले सकूं, इसके लिए भी मैं क्या करूंगी, फिर एक पेज टेबल मेंटेन करूंगी। तो ये क्या बताएगा कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में पड़ा है। ठीक है, अब कौन सा पेज, मतलब ये अगर मैं इसे पेज टेबल 1 को पेज नंबर 1 कंसीडर करूं, और पेज टेबल 2 को पेज नंबर 2 कंसीडर करूं, और पेज टेबल 3 को 3 कंसीडर करूं, तो इसकी एंट्री मुझे मिलेगी किसी न किसी फ्रेम में, जैसे कि 8, 5, 10, किसी न किसी फ्रेम में इनकी एंट्रीज हैं। तो ये आपका क्या होगा, आउटर पेज टेबल। इसे हमने क्या बोला, outer page table. This is your outer page table and this one is your inner page tables. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने क्या किया, अपने पेज टेबल को हिरारिकी में कन्वर्ट कर दिया। हिरारिकी मतलब ये लेवल 1 हो गया, ठीक है, और ये लेवल 2 हो गया। अब मुझे पेज टेबल को भी मैंने डिफरेंट पेज टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। उसका रेफरेंस मैंने एक और पेज टेबल में रखा है जहां से मैं उसे सर्च करूंगी। अब मान लेते हैं, अब एक और चीज मैं बताऊंगा, अब यहाँ पर एक चीज देखो। अब मैंने हायरार्की बताई कि मैंने एक पेज टेबल बनाया, दैट इज फर्स्ट वन, इसे मैं क्या बोल रही हूँ, आउटर पेज टेबल।
और इसी के पेजेस का रेफरेंस मैंने जो पेज टेबल था मेरा एक्चुअल वाला, उसको मैंने मान लेते हैं 3 पेज टेबल्स में डिवाइड कर दिया था, पेज टेबल 1, 2 और 3। तो इसका रेफरेंस इसका और इसका रेफरेंस मैंने यहाँ पर कहा कौन से फ्रेम में रखा है। तो अगर ये मेरी मेन मेमोरी है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स है मेरे। पेज टेबल 1 यहाँ रख देते हैं, पेज टेबल 2 यहाँ रख देते हैं, पेज टेबल 3 यहाँ रख देते हैं। तो दिस इज बेसिकली योर इनर पेज टेबल्स, this is your inner page tables and this is your outer page table। क्या है पेज नंबर और फ्रेम नंबर। पेज नंबर 1, 2 और 3, तो फ्रेम नंबर मान लेते हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो पेज टेबल 1 था रखा मैंने, फ्रेम नंबर 4 में, 6 में, 8 में। ठीक है, इसमें अगर मुझे अब इसमें मान लेते हैं 1 से 120 तक की एंट्रीज हैं, 120 से 240 तक की एंट्रीज हैं और 240 से 300 पेजेस तक की एंट्री है। अब देखो सीपीयू क्या डिमांड करता है, पेज नंबर की। उसे क्या चाहिए, पेज नंबर और इंस्ट्रक्शन ऑफसेट। सीपीयू ने डिमांड किया मुझे पेज नंबर 2 या मुझे पेज नंबर 215 का इंस्ट्रक्शन ऑफसेट कुछ भी, दैट इज फॉर एग्जांपल 15th लाइन। पेज नंबर क्या है 215। अब मुझे पता था कि मेरे पास जो पेजेस हैं, मतलब मेरा जो पेज टेबल है उसमें टोटल कितने हैं, 1 to 300। तो ये तो 215 बीच में से ढूंढ रहा है। ठीक है, तो इसका रेफरेंस मुझे कहाँ से मिलेगा, आउटर पेज टेबल से। मतलब मैं पहले पेज टेबल को रेफर करूंगी। तो मतलब पेज टेबल को रेफर किया तो मैंने मेन मेमोरी को रेफर किया एक बार, आउटर पेज टेबल को रेफर किया। उसके बाद आउटर पेज टेबल से मुझे क्या पता चला कि 215 मुझे कहाँ मिलेगा, 215 इन पेज टेबल 2, इन पेज टेबल 2। तो मैंने क्या देखा, पेज नंबर 2 पे मुझे ये जो पेज टेबल है ये मिलेगा। मतलब मैं पेज नंबर 2 पे पहले जाऊंगी। बेसिकली आपका जो इनर पेज टेबल होता है ना, इसमें आपको यहाँ पर इसका रेफरेंस मिला, मान लेते हैं कि 6। ठीक है, तो 6 में इसने रेफर किया, यहाँ पर उसने पेज टेबल 2 को ढूंढ लिया। इनर पेज टेबल उसे मिला फ्रेम नंबर 6 में, फ्रेम नंबर 6 में मिलेगा। तो जब इनर पेज टेबल मिलेगा तो ये भी बेसिकली इसको डेटा नहीं मिला, अभी इसे भी पेज टेबल मिला है। तो पेज टेबल 2 को पूरा का पूरा रेफर करने के बाद उसमें अब मिलेगा कि उसको 215 पेज नंबर कहाँ है। उसने इनर पेज टेबल को रेफर किया तो मेन मेमोरी को फिर से उसने रेफर किया। जब यहाँ से उसे 215 पेज का फ्रेम मिल जाएगा तब वो 15th लाइन को एक्सेस कर सकता है। नाउ इट गॉट द फ्रेम, फॉर एग्जांपल फ्रेम नंबर 2, राइट। अब उसने फिर से मेन मेमोरी को एक्सेस किया। आप समझ रहे हो हमने कितनी बार मेन मेमोरी को एक्सेस किया। कैन वी कंसीडर दिस एज ड्यू टू इट विल एक्वायर मोर मेमोरी। यस। अब मान लो अगर आपने 10 प्रोसेस बनाए तो आपको हर एक प्रोसेस के लिए पेज टेबल भी बनाना है और हर एक पेज टेबल को आपको मेन मेमोरी में भी स्टोर करना है। और पेज टेबल का साइज अगर आपके मेन मेमोरी के फ्रेम से बड़ा होगा तो उसको मैं हिरारिकल पेज टेबल्स की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद उसकी लिमिटेशन बताती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको हिरारिकल बना दिया, मतलब पेज टेबल्स को भी फर्दर डिवाइड किया। और फर्दर डिवाइड किया तो मैं यहाँ पर स्टोर तो कर पा रही हूँ मल्टीपल पेज टेबल्स ऑफ मेमोरी में, लेकिन यू कैन सी हाउ मच इंक्रीज्ड एक्सेस टाइम यू आर हैविंग। आपका एक्सेस टाइम देखो कितना इंक्रीज हो गया। हिरारिकल पेजिंग समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या कर रहे हैं हम लोग। You can see here in this diagram as well. This is what called outer page table. Each of its page or each some of its pages has been divided into some inner page tables. कुछ कुछ पेजेस को मैंने एक पेज टेबल में रखा, फिर कुछ पेजेस को मैंने दूसरे पेज टेबल में रखा, फिर कुछ पेजेस को मैंने तीसरे पेज टेबल में रखा। अब इस तीसरे पेज टेबल में इसका रेफरेंस मेरे को यहाँ से मिला कि मेरे को पेज टेबल 2 में जाना है, तो मैंने यहाँ से इसको रेफर किया। मैंने इसमें जाकर देखा मुझे पेज नंबर 215 पे जाना है, तो मुझे फिर मेन मेमोरी का रेफरेंस मिलेगा और यहाँ से मुझे डेटा मिलेगा। मतलब जितनी जितनी हिरारिकीज क्रिएट करोगे, जितनी हिरारिकीज में डिवाइड कर रहे हो पेज टेबल को, उतना ज्यादा आपका एक्सेस टाइम इंक्रीज हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट।
Radical paging, yes or no? Are you getting it or not? What we are doing in hierarchical paging? So basically, you can see when I divide my page table, अब ये तो देखो दिक्कत हो गई ना, एक तो प्रॉब्लम इतने सारे पेज टेबल्स, और दूसरी प्रॉब्लम कि हर एक पेज टेबल को अगर मैं स्टोर नहीं मेरा साइज, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती ना कि P1 प्रोसेस में इतने ही पेजेस मैं स्टोर कर सकती हूँ, इससे बड़ा पेज टेबल का कोई प्रोविजन नहीं है मेरे पास, इससे बड़ा पेज टेबल मैं अलाउ नहीं कर सकती अपने सिस्टम में, आई कैन नॉट से दैट। तो मैंने क्या किया, अपने पेज टेबल्स को भी डिवाइड करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मेरी हिरारिकी बन गई। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर ये वाला पेज टेबल भी, मतलब अगर आउटर वाला पेज टेबल भी का साइज भी इंक्रीज हो जाता है ना, तो मैं इसकी भी हिरारिकी क्रिएट करूंगी, तो इसको भी मैं डिवाइड करूंगी, फिर एक आउटर बनाऊंगी और इसकी रेफरेंस इसमें रखूंगी, फिर इसकी रेफरेंस इसमें रखूंगी, और फिर मैं मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकती हूँ। दिस इज हाउ वी आर डूइंग इन hierarchical पेजिंग। इसकी लिमिटेशन आई डोंट थिंक सो कि डिस्कस करने की भी जरूरत है, कि यू कैन क्लियरली सी एक्सेस टाइम इंक्रीज कर रहा है। कैन सी हियर व्हाट इज खाली एडवांटेज, तो इसमें क्या लिखा है कि इनर पेजेस को मेमोरी में साइमल्टेनियसली रखने की जरूरत नहीं होती है, तो मैं आपको बताती हूँ उसका क्या मतलब है। डिसएडवांटेज क्या है मेनली पेजिंग की, एक्स्ट्रा मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, मतलब एक्सेस टाइम हमने बहुत इंक्रीज कर दिया अगर हम हिरारिकी बनाते हैं तो, राइट। हेयर टोटल फ्री मेमोरी एक्सेस इज रिक्वायर्ड। अगर मेरे पास मैंने एक भी लेवल क्रिएट किया ना पेज टेबल का, अगर आउटर और इनर, अभी तो सिर्फ एक ही लेवल की बात हो रही है, मतलब सिर्फ एक ही हिरारिकी क्रिएट की, लेवल 1 एंड लेवल 2, तब भी मैं मेन मेमोरी को कितनी बार एक्सेस कर रही हूँ, 3 बार। आउटर पेज टेबल के लिए, इनर पेज टेबल के लिए, और फिर फ्रेम जो पॉइंट किया उसमें डेटा फेच करने के लिए। So this will actually increase the overhead of your system. So this is not a appropriate way to use the paging, right? अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, दैट इज एन इन्वर्टेड पेजिंग। बट इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड, एज द नेम सेज दैट इन्वर्टेड, हम इसमें कुछ इन्वर्ट ही करने वाले हैं। क्या? बेसिकली वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम दैट इज लार्ज साइज ऑफ पेज टेबल्स। क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ही आप लोगों को बताती हूँ इन्वर्टेड पेज टेबल का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पास कोई प्रोसेस P1 है, उसमें मेरे पास कुछ पेजेस हैं, मान लेते हैं कुछ 4 पेज हैं, नंबर पेज नंबर 2, 3 और 4, ठीक है। प्रोसेस P2 है, 4 पेजेस हैं, पेज 1, 2, 3 और 4, और सिमिलरली मेरे पास प्रोसेस P3 है, 3 एंड 4। तो मेरे पास मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में कुछ फ्रेम्स है मेरे पास, मैं नंबर दे देती हूँ आपकी इजीली इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लेते हैं कि ये ऑक्युपाइड है, ये प्रोसेस, इसका फ्रेम मुझे नहीं चाहिए, इसका पेज का मुझे, ये इसको मैंने फ्रेम दे रखा है, और इसको मैंने एक फ्रेम दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको भी फ्रेम दे रखा है, इसको भी एक फ्रेम दे रखा है, और इसमें से मैंने फ्रेम नंबर 6, फ्रेम नंबर 7 और फ्रेम नंबर 8, तो मैंने इसको कौन सा फ्रेम दिया, फ्रेम नंबर 1, देखो, हाँ, मैं यहाँ पर लिखती नहीं हूँ, तो मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। सीपीयू करता है, एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस में क्या होता है, पेज नंबर और इंस्ट्रक्शन ऑफसेट। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर कोई भी प्रोसेस है आपका, कोई भी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल P1, P2, P3, तो किसी भी प्रोसेस का अपना पेज टेबल होगा। पेज टेबल में हम स्टोर क्या करवा रहे हैं,
किसी भी पेज प्रोसेस का पेज नंबर, मतलब कौन सा पेज कौन से फ्रेम में, मतलब अगर मैं P1 प्रोसेस की बात करूं तो P1 प्रोसेस का पेज टेबल क्या बताएगा कि मेरे पास अगर ये पेज टेबल है P1 प्रोसेस का, तो दिस इज द पेज नंबर, दिस इज द फ्रेम नंबर। मतलब पेज 1 जो है वो कहीं स्टोर नहीं है, तो पेज नंबर 2 कहाँ स्टोर किया है मैंने, फ्रेम नंबर 1 में। पेज नंबर 4 मैंने कहाँ स्टोर किया है, फ्रेम नंबर 2 में। दिस इज द पेज टेबल ऑफ P1। सिमिलरली अगर मैं पेज टेबल की बात करूँ प्रोसेस 2 के लिए, तो वो मुझे क्या इंफॉर्मेशन देगा कि मैं क्या कर रही हूँ, पेज नंबर 1 स्टोर कर रही हूँ फ्रेम नंबर 4 में, और पेज नंबर 2 में स्टोर कर रही हूँ फ्रेम नंबर 3 में। देखो जब भी हम पेज टेबल्स बनाते थे तो मैं हर एक पेज के कॉरेस्पॉन्ड उसका फ्रेम नंबर रेफर कर रही हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कर दिया हमने, इन्वर्ट कर दिया। क्या इन्वर्ट किया हमने यहाँ पर, हमने क्या किया, अब जो मैं पेज पेज टेबल बनाऊंगी, ये जो आपकी पेज टेबल है, दिस इज योर पेज टेबल, इट इज अ ग्लोबल पेज टेबल। ग्लोबल मतलब हम अभी तक क्या कर रहे थे, हर एक पेज हर एक प्रोसेस के लिए इंडिविजुअल पेज टेबल्स क्रिएट कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर मान लो मेरा P1 प्रोसेस का एक भी पेज मेमोरी में है, तो मैं उसका पूरी पेज टेबल को मुझे मेन मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मेरे पास 10 प्रोसेस है सिस्टम में, और 10 प्रोसेसेस का एक भी पेज अगर मेमोरी में अवेलेबल है, तो मुझे उसकी पेज टेबल को भी स्टोर करना पड़ेगा। दैट वाज द ओवरहेड, द मेन ओवरहेड। और फिर पेज टेबल्स के साइज भी इतने बड़े होते हैं कि मैं नहीं स्टोर कर पा रही हूँ मेन मेमोरी में। तो उसका उसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट लेकर आया जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, इन्वर्टेड पेजिंग। बेसिकली इसमें हम ग्लोबल पेज टेबल यूज करते हैं। ग्लोबल मतलब अगर आप नॉर्मल पेजिंग की बात करोगे तो हर एक प्रोसेस का अपना पेज टेबल था, लेकिन अगर मैं इन्वर्टेड पेजिंग की बात करूँ तो अब हर एक प्रोसेस का अपना पेज टेबल नहीं है। हर एक प्रोसेस अपने सारे पेजेस की इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर कर रहा है, एक ही पेज टेबल में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल पेज टेबल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर। हर एक प्रोसेस अपने पेजेस की इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर कर रहा है, एक ही पेज टेबल में, जिसे मैं क्या बोलती हूँ, ग्लोबल पेज टेबल। अब क्या होगा, इस टेबल को हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। जिस भी प्रोसेस को कोई भी ऐड करनी है पेजेस की इंफॉर्मेशन, वो इसमें कर सकता है। जैसे कि देखो एक कैसे हम इसे बनाते हैं। प्रोसेस P1 है, उसको 2 पेजेस उसने अपने रखे हुए हैं मेन मेमोरी में। प्रोसेस P2 ने भी अपने कुछ पेजेस मेन मेमोरी में स्टोर किए हुए हैं, और प्रोसेस P3 ने भी। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पर हम पहले जो पेज टेबल था उसमें क्या रिप्रेजेंट करते थे कि आपका पेज नंबर, मतलब अगर मैं यहाँ बाहर देखूं तो ये पेज नंबर्स थे और ये फ्रेम नंबर्स थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब चीजें उल्टी हो गई, दैट वी हैव इन्वर्टेड द थिंग्स। ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है ये आपको क्या दिखाती है, फ्रेम्स। नाउ दिस इज योर फ्रेम नंबर्स। योर मेन मेमोरी इज हैविंग 10 फ्रेम्स, राइट। 10 के 10 अवेलेबल थे, तो मैंने क्या किया, P1 प्रोसेस का पेज नंबर 2 कौन से फ्रेम में स्टोर किया है, फ्रेम नंबर 1 में, तो पेज नंबर P2। और दैट्स व्हाई आई एम एडिंग वन अनदर फील्ड हियर, दैट इज द प्रोसेस आईडी, राइट। तो आपका पेज नंबर 2 है, प्रोसेस आईडी क्या है, प्रोसेस 1। पेज नंबर 4, प्रोसेस आईडी P1, stored in which frame, frame number 2। Similarly, if I talk about process P2, frame number 3 में आपका पेज नंबर 2 है। फ्रेम नंबर 3 में पेज नंबर 2 कौन से प्रोसेस का, P2 का। ठीक है, ऐसे अगर मैं P2 के फर्स्ट पेज की बात करूं तो कौन से फ्रेम में, फोर्थ फ्रेम में उसका फर्स्ट पेज है कौन से प्रोसेस का, P2 प्रोसेस का। सिमिलरली P3 प्रोसेस का पेज नंबर 2 F6, फ्रेम नंबर 6 में मैंने स्टोर किया है ऑफ P3 प्रोसेस। ऑफ P3 प्रोसेस का फ्रेम नंबर, पेज नंबर 3 फ्रेम नंबर 7 में ऑफ P3 प्रोसेस। वैसे ही फ्रेम नंबर 8 में पेज नंबर 4। तो ये बाकी के फ्रेम अभी भी वेकेंट है। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग। एक बात बताओ मेरे को यहाँ पर, अगर आप ऐसा बोलो कि मैम प्रोसेस आईडी हम यहाँ क्यों रख रहे हैं, ये रखने की क्या जरूरत है, अभी तक तो हम पेजेस और फ्रेम्स में ही बात कर रहे थे। अब मैं देखूँ, अगर आप सिर्फ पेजेस और फ्रेम नंबर देखो तो पेज नंबर 2 यहाँ पर भी है, पेज नंबर 2 यहाँ पर भी है, पेज नंबर 2 यहाँ पर भी है। तो कौन से पेज प्रोसेस का पेज नंबर 2 है, ये कैसे पता चलेगा, प्रोसेस आईडी से। कौन से प्रोसेस का पेज नंबर 2 है, कहाँ से पता चलेगा, प्रोसेस आईडी से।
तो दिस इज व्हाट अ ग्लोबल पेज टेबल वी आर हैविंग। अब हर एक पेज की, हर एक प्रोसेस की इंडिविजुअल पेज टेबल्स क्रिएट करने की बजाय मैंने क्या किया, ग्लोबल पेज टेबल बनाई। समझ में आ रही है ग्लोबल पेज टेबल कैसे बनाई? ग्लोबल पेज टेबल कैसे मैंने एंट्रीज की, समझ में आया आप लोगों को? और मैं आई रिपीट इट अगेन। हमने क्या किया बेसिकली, हम पहले फ्रेम्स, अब ये जो नंबर्स हैं ये आपके फ्रेम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस विल रिप्रेजेंट द पेज नंबर्स एंड दिस विल रिप्रेजेंट योर प्रोसेस आईडी। अब आप एक चीज ये भी सुनो यहाँ पर कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि मतलब आप कितने पेजेस में स्टोर कर सकती हूँ, जितने मेरे पास फ्रेम्स होंगे, जितने फ्रेम्स अवेलेबल हैं, कोई भी प्रोसेस अपना पेज एलोकेट कर सकता है, अपने पेज को मेमोरी एलोकेट कर सकता है, लेकिन रिक्वायर्ड इज कि आपके फ्रेम्स अवेलेबल होने चाहिए। तो हमने क्या किया, अब हमने एक ही पेज टेबल बनाया, जिसमें मैंने हर एक प्रोसेस के पेजेस को स्टोर किया। अब आपका ये जो ग्लोबल पेज टेबल है सिर्फ यही आपका मेन मेमोरी में रहता है। पर यहाँ एक चीज और है यहाँ पर, जो इसका मेन डिसएडवांटेज है हमें, वो क्या है? अब मान लो अब चलो पेज सर्च करते हैं यहाँ पर कोई भी। लेट अस सर्च। सीपीयू ने क्या किया, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, कोई भी पेज नंबर उसे सर्च करना है, पेज नंबर 2। इस बार क्या करेगा, ये भी सीपीयू भी बताएगा ना कौन से प्रोसेस का, तो वो तो पता होता ही हमें कि कौन से प्रोसेस का, तभी हम पेज नंबर को फेच कर पाते हैं। और इंस्ट्रक्शन ऑफसेट मान लेते हैं प्रोसेस P2 के लिए चाहिए उसको, ठीक है। तो प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो प्रोसेस P2 का पेज नंबर 2 लाइन नंबर 15, उसके लिए हमें क्या रेफर करना है, फ्रेम। फ्रेम चाहिए हमें, तो फ्रेम चाहिए तो हम किस में जाएंगे, पेज टेबल में। इसमें हम क्या करते थे, अगर मैं मान लो मेरे पास सिर्फ P2 की बात होती, सिर्फ P2 का पेज टेबल होता, तो मुझे सर्च नहीं करना था कि कौन से पेज पे मैं जाऊं, मैं डायरेक्टली पेज नंबर 2 पे जाती, फ्रेम नंबर फेच कर लेती इजीली। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक फ्रेम में जाके चेक करना पड़ेगा, फ्रेम नंबर 1 पेज नंबर 2 मिला, लेकिन कौन से प्रोसेस का है, P1 का। फ्रेम नंबर 2 नहीं है, फ्रेम नंबर 3 सेकेंड पेज तो है, कौन से प्रोसेस का, P2 का, तो यहाँ से मुझे मिलेगा। तो मतलब हम इसमें लीनियर सर्च करते हैं। आप पूरी की पूरी मेमोरी सर्च करोगे, मतलब पूरा का पूरा पेज टेबल सर्च करोगे जब भी आपको कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेस करनी है। आर यू गेटिंग? दिस इज द मेन लिमिटेशन वी आर हैविंग इन दिस। प्रॉब्लम क्या है इन्वर्टेड पेजिंग की, एक ही प्रॉब्लम है, सर्च टाइमिंग। आपको क्या करना है, कोई भी पेज सर्च करना है ना, मान लेते हैं मुझे पेज नंबर 2 चाहिए प्रोसेस 2 का, तो आप हर एक फ्रेम को सर्च करते हो सिक्वेंशियली। लीनियर सर्च पता है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियरली आप सारे पेजेस को सर्च करते हो, कौन से, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेज कौन से प्रोसेस का है, उसकी पीआईडी भी दी होगी, तो पीआईडी मिल गई यहाँ पर, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि प्रोसेस 2 का सेकेंड पेज कहाँ मिलेगा आपको, फ्रेम नंबर 3 में। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आपको फ्रेम मिल जाएगा, फ्रेम नंबर 3 एंड इंस्ट्रक्शन ऑफसेट, नाउ यू कैन रेफर टू द मेन मेमोरी, राइट? दिस इज हाउ यू विल implement the inverted paging। इन्वर्टेड पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? तो एक ड्रॉबैक भी बता दिया मैंने, लीनियर सर्च आपको परफॉर्म करना पड़ता है किसी भी पेज को रेफर करना हो तो। आप मेमोरी तो पे सेव कर ही रहे हो, बट लीनियर सर्च आपको अप्लाई करना है। अब एक चीज और बताओ मुझे, अभी के लिए अगर हम बात करते हैं ना मेमोरी की या स्पेस की या फिर टाइम की, तो ज्यादा प्रेफरेबल क्या होता है यूजर्स के लिए, स्पेस या मेमोरी? मतलब प्रेफरेबल कहूँ या फिर ये बोले हम लोग कि स्पेस तो में फिर भी मिल जाता है, मतलब memory is not a big issue we are having nowadays, but time is the most important constraint when we are using anything, laptop, mobile phones, right? तो मेमोरी का इतना बड़ा कंसर्न नहीं होता, मेमोरी हमें मिल जाती है, लेकिन टाइम हमें कम से कम चाहिए। बहुत सब में पेशेंस बहुत कम हो गया ना, बहुत जल्दी बहुत चीजें चाहिए, वेट नहीं कर सकते हैं। एक सेकेंड भी लगा रिजल्ट फाइंड आउट करने में, तो अगली बार वो वेबसाइट नहीं चलाएंगे, है ना? तो दिस इज द मेन थिंग। आई जस्ट डिस्कस्ड ऑल द थ्री आइडियाज, वी आर यूजिंग दीज आइडियाज, हम पेजिंग और सेगमेंटेशन पे ही काम करते हैं, और एज पर द सिस्टम टू सिस्टम इट विल वेरी।
इन्वर्टेड पेजिंग क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? यस। यहाँ पे देखो इन्वर्टेड पेज टेबल्स, मतलब अगर आप ग्लोबल पेज टेबल्स की बात करो, दिस इज अ ग्लोबल पेज टेबल्स। ग्लोबल पेज टेबल में क्या है, अब क्या आपके सीपीयू ने क्या किया, अब पीआईडी और प्रोसेस है पेज नंबर, आप क्या करते हो, सर्च करते हो वन बाय वन। आपके पास प्रोसेस आईडी होती है और आपका पेज नंबर होता है, कौन से प्रोसेस का कौन सा पेज चाहिए आप वो सर्च करते हो। सीपीयू क्या करते हैं, प्रोसेस आईडी, पेज नंबर और इंस्ट्रक्शन ऑफ सेट विल रिमेन एज इट इज। यू विल सर्च द पेज नंबर यू आर फाइंडिंग इट, तो आपको फ्रेम मिल जाएगा और क्या करोगे, फिजिकल मेमोरी से उसे फाइंड आउट कर लोगे। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोग खुद से डायग्राम्स बना सकते हो पेपर में और एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो पेजिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर है, ताकि अब नेक्स्ट मूव करें। पेजिंग अब हम यहाँ खत्म कर रहे हैं। पेजिंग के कुछ डिसएडवांटेज लिखे हैं हमारे पास, हमने ऑलरेडी बहुत सारे डिसएडवांटेज हर एक चीज के पढ़ ही लिए हैं। द मेन डिसएडवांटेज वी आर हैविंग रिटन आर हियर एडिशनल मेमोरी रेफरेंस। आपको पेज टेबल्स में से मेमोरी इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए मेमोरी को रेफर करना पड़ता है, इसमें एक्सेस टाइम आपका यूज होता है, राइट। Every instruction requires two memory access, one for page table and other for instruction or data. Already we knew that. हमें इतना कुछ पढ़ने के बाद अब तो ये ऐसा लगता है कि ये तो मतलब कुछ नहीं पता ही है। हमें एडिशनल मेमोरी रेफरेंस देना पड़ता है, मतलब एक्सेस आपका एक्सेस टाइम इंक्रीज कर रहा है आपका पेजिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली। उसके बाद साइज ऑफ पेज टेबल, द सेकेंड डिसएडवांटेज वी हैव सीन इन हियरार्किकल पेज टेबल्स, राइट। ये तो क्या था, एक्सेस टाइम। जो हम पेजिंग, जो मेन कॉन्सेप्ट है पेजिंग का, जिसमें हम पेज टेबल्स यूज करके डेटा फेच करते हैं, उसमें हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब मेन मेमोरी को हम दो बार एक्सेस कर रहे थे। फिर उसके बाद हियरार्किकल पेजिंग का कॉन्सेप्ट आया, तो बेसिकली हमने ये जो इसके जो सोल्यूशन था ना, वो टीएलबीज का यूज करके हमने उसको सॉल्व किया है। और टीएलबीज का कोई डिसएडवांटेज नहीं बताया मैंने आपको, अगर याद हो आप लोगों को तो हम बेसिकली टीएलबी का कॉन्सेप्ट, हार्डवेयर सोल्यूशन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेकिन हम यूज करते हैं। उसके बाद हियरार्किकल पेजिंग में क्या था, आपके पेज टेबल्स के साइज, उनको बहुत ज्यादा साइज है तो मेन मेमोरी में रखना है, लाइक सो मच ओवरहेड वी आर हैविंग, दैट वाज द सेकंड डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज दैट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अगर आपका पेजिंग में भी होता है, जैसे कि मानो मैंने क्या बोला, मैंने पेज का और फ्रेम का साइज सेम रखा, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि अगर मान लेते हैं मेरा कोई प्रोसेस 10 KB का है, तो मैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, तो क्या करूंगी, 4 4 and 2। और एक पेज को फ्रेम में रखा, दूसरे पेज को फ्रेम में रखा, तीसरे पेज को अगर फ्रेम में रखा, तो वो तो दो 2 KB यूज करेगा ना। 2 KB तो उस फ्रेम का जो स्पेस है वो अवेलेबल रहेगा। नॉन कॉन्टिन्यूस तो है, पर मैं एक पेज में, एक फ्रेम तो एक ही पेज को दे सकती हूँ, या सारे पेजेस रख दूंगी। This is what the problem we are also facing in paging, that is internal fragmentation. A process size may not be exactly of the page size. आपके प्रोसेस का साइज तो वेरी करता है ना, पेज साइज और फ्रेम साइज तो हमने कर दिया। तो स्पेस would remain unoccupied in the last page of the process, that will result into the internal fragmentation। जैसे कि इसका रियल लाइफ एग्जांपल ही आप लोगों को देती हूँ। आप लोग पेपर में लिखते हो, फिर आप नोटबुक में लिखते हो, आप क्या करते हो, many of the students are following this approach, they are writing something and at the end of the chapter 1 वो क्या करते हैं, उस पेज को अगर मैंने 2 लाइंस भी नेक्स्ट पेज पे लिखी, तो वो एक न्यू फ्रेश पेज से स्टार्ट करते हैं। यू आर डूइंग दैट, करते हैं आप लोग। अगर मेरा वो चैप्टर एक पेज पे खत्म हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, तो बाकी का जो पेज वैकेंट है वो मैं यूज नहीं करती हूँ। दिस इज द अप्रोच यू आर ऑल्सो फॉलोइंग, मेनी ऑफ यू प्रॉब्ली। यस, करते हो क्या ये? यार लिखते ही नहीं हो, लिखना बंद कर दिया। अरे बताओ। यस, द सेम, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो जो लास्ट का जो पेजेस है ना, उसमें उसमें जो मेमोरी है ना, वो उसमें पूरा फ्रेम यूटिलाइज नहीं होता है। बाकी पेजेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर,
पूरा फ्रेम कहाँ यूटिलाइज नहीं होगा, लास्ट पेज की वजह से। तो लास्ट पेज की वजह से जब प्रोसेस का अगर थोड़ा ही डेटा बचा है तो वो मैंने फ्रेम में तो मुझे चाहिए ना, तो फ्रेम तो मैं ऑक्युपाई करूंगी। अब फ्रेम पूरा ऑक्युपाई होगा पेज में, भले आधी इंफॉर्मेशन है पूरी इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हियर। देखो सिंपल सा एग्जांपल दिया है, अच्छे से याद रहेगा अब तुम्हें ये बात। जैसे कि पेज पे हम आधी चीज लिखते हैं, फिर आधा पेज खाली रह जाता है, फिर हम नए पेज पे जाते हैं लिखने के लिए। सिमिलरली द सेम कॉन्सेप्ट हियर। पेजिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? नेक्स्ट मूव करें हम सेगमेंटेशन पे। ओके, so the next and the second technique we are having of non-contiguous memory allocation, that is segmentation. पहली क्या थी पेजिंग, दूसरी क्या है सेगमेंटेशन। अब बेसिकली एक सच बात बताऊं यहाँ पर, तो आधे बच्चों को आधी बार तो ये समझ में ही नहीं आता या फिर ये पता ही नहीं होता कि सेगमेंटेशन और पेजिंग में डिफरेंस क्या है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन दे बोथ आर डिफरेंट। ऐसा नहीं कि पेजिंग में पेजेस में डिवाइड कर दिया और सेगमेंटेशन में सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ये डिफरेंस नहीं है। डेफिनेटली हमने नाम अलग अलग दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना। तो बेसिकली सेगमेंटेशन होता क्या है आपका, हम क्या कर रहे थे अभी तक, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोई फ्री स्पेस, इसे यूटिलाइज कर लेते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस को हम क्या करते हैं पेजेस की फॉर्म में डिवाइड करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में, और फिर उन्हें फ्रेम्स में स्पेस एलोकेट करते हैं। हाँ, मेन मेमोरी में, तो मेन मेमोरी में तो फ्रेम्स हैं, वी नो दैट। अब हम क्या करेंगे, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग। पेजिंग किससे आया था, पेजेस से। अब सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन बेसिकली सेगमेंट से आया। अब हम प्रोसेस को पेजेस में नहीं, हम प्रोसेस को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। वो क्या होते हैं बताऊंगी, पहले एक आइडिया सुन लो। प्रोसेस को हम क्या करते हैं सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, और उन सेगमेंट्स को हम फ्रेम्स में मेमोरी एलोकेट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। ठीक है, नाम तो क्लियर होना चाहिए पहले कि कैसे हम बोल रहे हैं। पेजिंग में हम क्या कर रहे थे, प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर रहे थे, इसलिए हम उसको बोलते हैं पेजिंग। सेगमेंटेशन में हम प्रोसेस को सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं सेगमेंटेशन। अब बेसिकली सेगमेंट्स और पेज में क्या फर्क होता है, मतलब दो, अगर ये पहली टेक्निक है और ये दूसरी, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना। सेगमेंटेशन क्या है, अब जब हम पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे तो कोई भी आपका जो सिस्टम है, वो प्रोसेस को अगर मान लेते हैं प्रोसेस में को मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो उसे इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास 2-2 KB का था, 8 KB का प्रोसेस है, तो उसने 2 KB ईच में डिवाइड कर दिया। बट इट इज नॉट वॉचिंग कि कौन से प्रोसेस में कौन से पेज में कौन सा फंक्शन लिखा है, क्या वो फंक्शन वहां कंप्लीट होता है, क्या उसकी मान लेते हैं कि मेरा एक प्रोसेस है, एक प्रोग्राम था, प्रोसेस क्या प्रोग्राम ही है ना हमारे पास। तो इस प्रोग्राम में मेरे पास 4 कोड लिखे हैं, 4 फंक्शंस थे, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, और एक मेन फंक्शन। तो नॉट वॉचिंग एज पर द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका सिस्टम क्या करता है, आपके प्रोसेस को पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मतलब पेजेस में डिवाइड कर देता है, और नॉट लुकिंग इनटू द इट्स लॉजिक। उसका लॉजिक नहीं देखता है कि उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, उसे फंक्शंस के अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है या नहीं, उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ एडिशन का जो फंक्शन था उसको उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब अगर उसने 4 पेजेस बनाए, एडिशन का आधा प्रोग्राम यहाँ रह गया और आधी इंस्ट्रक्शन एडिशन की यहाँ रह गई। मतलब अगर ये मैंने किसी फ्रेम F1 में स्टोर किया और ये पेज किसी फ्रेम F2 में स्टोर किया है, तो जैसे ही F1 एग्जीक्यूट होगा ना, उसको साथ के साथ F2 का डेटा चाहिए, और F2 का डेटा लाने के लिए मुझे टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं किसी पेज को की डिमांड करती हूँ, तो पता है आपको, जब सीपीयू कोई पेज की डिमांड करता है तो पहले वो पेज टेबल में जाता है, फिर मेन मेमोरी से फेच करके इंस्ट्रक्शंस ला कर देता है। तो क्या होगा आपका रिजल्ट, और कई बार ऐसा होता है कि वो पेज नहीं मिल रहा है, पेज फॉल्ट हो गया है, ठीक है,
पेज होल्ड अभी नहीं यूज करती, पेज मिस हो गया। तो जब पेज मिस हो गया तो आपका जो एडिशन का जो प्रोग्राम है वो सही से चलेगा ही नहीं, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। इट इज द प्रॉब्लम इन द पेजिंग। तो सेगमेंटेशन में सिर्फ इसी चीज को ध्यान रख के हम प्रोसेस को इक्वल पेजेस में, मतलब प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड नहीं करते हैं, हम प्रोसेस को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सेगमेंट्स क्या है? सेगमेंट्स मतलब मैं ये देखती हूँ, यू कैन सी हियर, कि आपके कोड में एज पर द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि किसी प्रोसेस में कोड, डेटा स्टेक, मतलब कौन से प्रोसेस में कोई मेन फंक्शन है, कोई कोड है, कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन है, कोई स्टैक स्पेस है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट angles, different functions, different segments available in the in the program, हम अपने लॉजिकल एड्रेस स्पेस को डिवाइड करते हैं, अनलेस कि हम उसे सिर्फ पेजेस में डिवाइड करें। पेजिंग में तो क्या होता है, हम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं, हमने सिर्फ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपने प्रोग्राम को, अपने प्रोसेस को। इसमें हम ऐसा नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन के लिए को एक सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन अनदर सेगमेंट, कोड इज अनदर सेगमेंट, स्टैक स्पेस इज अनदर सेगमेंट। अब ये जरूरी नहीं है कि मेन फंक्शन का जो साइज है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन के साइज के इक्वल हो, या जो कोड का स्पेस है वो इसके इक्वल हो, दैट विल वेरी। कॉन्सेप्ट समझो, पेजेस क्या थे, हर एक पेज का जो साइज था वो इक्वल था, राइट। यहाँ पर हर एक सेगमेंट का साइज इक्वल नहीं है, दिस इज द मेन डिफरेंस बेसिकली। हर एक पेज का साइज तो क्या था, इक्वल था, लेकिन सेगमेंट का साइज इक्वल नहीं है। हर एक सेगमेंट डिफरेंट साइज की हो सकती है, इट इज नॉट नेसेसरी, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल हियर, ठीक है। तो सेगमेंटेशन क्या बोल रहा है, हियर द लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ वेरिंग साइज, वेरिएशन ऑफ अ साइज इज देयर, कॉल्ड सेगमेंट हियर। मतलब सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, आपके पास कोई प्रोसेस P1 है और उसको आप डिवाइड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि इक्वल 4 सेगमेंट हैं। सेगमेंट 1 का साइज ज्यादा हो सकता है, 2 का कम हो सकता है, 3 का कम हो सकता है, 4 का उससे ज्यादा हो सकता है, राइट। तो यू आर डिवाइडिंग योर प्रोसेस दिस टाइम एज पर द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट? पेजिंग और सेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है बेसिकली? पेजिंग और सेगमेंटेशन में डिफरेंस समझ में आना जरूरी है सबसे पहले। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोसेस को सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, विच आर नॉट इक्वल इन साइज। फाइन, ओके। ईच सेगमेंट्स कंटेन अ लॉजिकल यूनिट ऑफ अ प्रोसेस। कोई भी लॉजिकल यूनिट हो सकती है, मेन फंक्शन है, कोड है, स्टैक स्पेस है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। अब आपका जो प्रोसेस है, whenever a process is to be executed, its segments are moved from the secondary storage to main storage. We knew that अगर मैंने अपने सेकेंडरी मेमोरी में जो स्पेस है उसको क्या किया, सेगमेंट्स में डिवाइड किया, जैसे कि मैं पेजिंग में कर रही थी, यहाँ पर ही इसे यूज करते हैं हम लोग। चलिए, अब मैंने क्या किया, अपने सेकेंडरी स्टोरेज को डिवाइड किया किसकी फॉर्म में, सेगमेंट्स की फॉर्म में, rather than पेजिंग, राइट। वैसे ही मेरे मेन मेमोरी में फ्रेम्स तो अवेलेबल है, मेन मेमोरी में कुछ नहीं बदला है, याद रखो। आई एम हैविंग अ डिफरेंट फ्रेम्स अवेलेबल इन द मेन मेमोरी, ठीक है, दिस इज योर मेन मेमोरी। नाउ योर सीपीयू विल जनरेट अ लॉजिकल एड्रेस। वो लॉजिकल एड्रेस क्या होगा, आपका सेगमेंट, सेगमेंट नंबर एंड इंस्ट्रक्शन ऑफसेट। डेफिनेटली कौन से सेगमेंट पे कौन से इंस्ट्रक्शन को फेच करना है वही जनरेट करेगा ना। अब मान लेते हैं मेरे पास एक सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 2 है, सेगमेंट 3 है, सेगमेंट 4 है। सेगमेंट 1 को मैंने फ्रेम 1 में रखा, 2 को मैंने यहाँ रखा, 3 को मैंने यहाँ रखा, 4 को मैंने यहाँ रखा। तो मैं जैसे ही जो भी सेगमेंट रेफर करना चाहती हूँ वो मैं किसकी हेल्प से रेफर करूंगी, सेगमेंट टेबल की हेल्प से। मेरे पास फिर से सेगमेंटेशन में क्या है, एक टेबल है जिसे मैं क्या बोलती हूँ, सेगमेंट टेबल, जो कि इस बार क्या कर रहा है, सेगमेंट टेबल बेसिकली सिर्फ सेगमेंट नंबर और फ्रेम नंबर नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि इस बार हमारे पास सेगमेंट का साइज सेम नहीं है। पेजिंग में क्या था, सेगमेंट पेजेस का साइज सेम था, इसीलिए पेज नंबर और फ्रेम नंबर पे जाकर आप कुछ भी ढूंढ सकते थे।
सेगमेंट्स में सेगमेंट का साइज सेम नहीं है, सिर्फ सेगमेंट टेबल सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट नंबर्स और फ्रेम नंबर्स नहीं रखता कि कौन से फ्रेम में कौन सी सेगमेंट अवेलेबल है। सेगमेंट टेबल आपके पास साइज ऑफ सेगमेंट और बेस एड्रेस ऑफ दैट सेगमेंट, ये हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेशन में सेगमेंटेशन। बस मुझे इतना बताओ कि सेगमेंटेशन और पेजिंग का कॉन्सेप्ट में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? सेगमेंटेशन और पेजिंग में क्या डिफरेंस है? ओके, so we will discuss the concept of segmentation in more detail in next session. तो सेगमेंटेशन का इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, सेगमेंट टेबल्स कैसे होते हैं, इसमें हम एड्रेस कैसे मैप करते हैं वो सब हम बाद में देखते हैं। So we are closing this session here. If you have any doubt, you can please ask.